औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग एसिड और बेसिस की थेरीज देख रहे थे। सबसे पहले हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये देखा था कि पहले आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी जो कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने जो है ना वो दूर की, कुछ उसकी जो लिमिटेशन थी यानी उनको क्लियर किया उसने। लेकिन फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस सामने आ गई, तो उनको दूर करने के लिए फिर मज़ीद साइंटिस्ट सोचने लगे। तो फाइनली जो है ना लीविस का कॉन्सेप्ट आया और लीविस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यानी कि जिसकी बेस पे जितने भी सब्सटेंसेस हैं, यानी चाहे वो मॉलिक्यूल है चाहे वो आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर जो है ना वो इजीली एक्सप्लेन हो गई। लीविस ने यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है लीविस का कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं टॉपिक पे। Lewis concept of acid and bases. G.N. Lewis in 1923 proposed his concept according to his concept. 1923 के अंदर इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। हमने देखा था कि ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट भी 1923 के अंदर ही है, लेकिन जब ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया यानी कि उसके अंदर उसकी कुछ लिमिटेशन सामने आ गई, तो फिर जो है ना यानी कि अब कह सकते हैं कि एसिड और बेसिस के यानी कि एग्जैक्ट नेचर को एक्सप्लेन करने के यानी कि साइंटिस्ट बहुत करीब हो चुके, बहुत करीब पहुंच गए थे। अब देखिए, पहले आर्हीनियस ने वर्क किया, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी ने इतना वर्क किया, उनकी वर्क की बेस पे फिर आगे जो है ना लीविस ने इसको कंटिन्यू किया और वो जो है ना फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गया। तो अकॉर्डिंग टू लीविस एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा सब्सटेंस होता है। Acid, a substance which can accept a pair of electron is an acid. कोई भी ऐसा substance जब उसका मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। और बेस क्या है? A substance which can donate a pair of electron is a base. कोई भी ऐसा substance जब उसका मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंस शेल में, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस को तो वो बेस कहलाएगा। ये दो सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस की डेफिनेशन है। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, तो आप लोगों ने जो है ना दोनों एग्जांपल करनी है। पहली एग्जांपल जो है, द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड formed through a coordinate covalent bond where ammonia donate electron pair and boron trifluoride accept an electron pair as। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ एक समझ लें कि दो सब्सटेंसेस जब हम उनको आपस में मिक्स करेंगे तो जाहिर है एक के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तभी जो है ना वो एज एन एसिड एक्ट करेगा, तभी वो जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जाहिर है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा ना। और जिसके पास और दूसरा सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में यानी कि लोन पेयर की फॉर्म में उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्स्ट्रा, तभी जो है ना वो एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो जाहिर है वो डोनेट तभी करेगा जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस, एक के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो एज अ बेस कहलाएगा, लीविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एज अ लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक पहली एग्जांपल है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल है, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की एग्जांपल है। अगर आप देखें तो बोरॉन जो है वो पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में है। इसके वैलेंस शेल में वैसे कितने, बोरॉन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो ये वाले और 2 ये वाले, यानी कि बोरॉन के अराउंड जो है ना सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे हमने एक रूल पढ़ा था, डुएट और ऑक्टेट का रूल पढ़ा था हमने। डुएट रूल के अकॉर्डिंग के एटम जो है ना अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, और ऑक्टेट रूल ये था कि एटम जो है
जिनका एटॉमिक नंबर 5 से ज़्यादा होता है, 5 या 6 से ज़्यादा होता है, तो वो बेसिकली अपना जो है ना ऑक्टेट को अपने सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नोबल गैसेस को जो आग पहुँचती है, यानी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो अटेन कर लेते हैं और इस तरह वो स्टेबल हो जाते हैं लाइक नोबल गैसेस की तरह। तो यहाँ पे जो बोरान है, बोरान थर्ड ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब 3 शेयर करेगा तो स्टिल इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसको स्टिल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ज़ाहिर है इसके पास 6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल उसको कहते हैं, यानी कि जिसका जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो। तो इसके अपने सेंट्रल की जो है ना, आप देखें सेंट्रल जो एटम है बोरान, इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, 8 पूरे नहीं हैं। तो ये क्या करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एज अ लीविस एसिड कहलाएगा, या लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया कि ये कैसे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। अमोनिया जो है ये बेसिकली कौन से ग्रुप में है, ये 5वें ग्रुप में है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जस्ट अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इसके पास जो है ना, यानी कि ये एक लोन पेयर, या आप कह सकते हैं कि अनशेयर्ड पेयर जो है ना, ये ऐसे ही रहता है, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनशेयर्ड है, यानी कि ये बॉन्डिंग में नहीं है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और कंप्लीट करता जाऊँ कि शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है तो उसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या उनको इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता दूसरे एटम के साथ, वो बेसिकली पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि पेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस तरह अमोनिया के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं तो अब ये शेयर क्यों करेगा, ठीक है। अगर तो इसके पास यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते, ठीक है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते, यानी कि अनशेयर्ड ना होते, तो फिर जो है ना इसने इलेक्ट्रॉन नहीं थे देने, ठीक है। लेकिन अब इसके पास यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है, ये नाइट्रोजन के पास, ये देखें, ये 2, 2, 4, 2, 6, ये वाले जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, या आप कह सकते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्डिंग में अभी तक इन्होंने हिस्सा नहीं लिया हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही प्रेजेंट है। जब ये नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही प्रेजेंट है तो तब जो है ना नाइट्रोजन यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब इसके करीब कोई ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, जिसके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, देन नाइट्रोजन जो है ना अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा। और हमने जो है ना अपने 9th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई भी एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है यानी कि ये NH3 जो है पूरा मॉलिक्यूल, ये इसके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले ज़्यादा हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने ये 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, देगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा, देगा, शेयर करेगा, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा किसके साथ, BF3 के साथ, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो यहाँ पे अमोनिया फिर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो एज अ बेस एक्ट करेगा, लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। और जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये एज अ लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्टली इसके साथ शेयर करेगा तो बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये देखें, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक लीविस एसिड और लीविस बेस के बीच में, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं अडक्ट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी किसकी, लीविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, द कैटाइन्स एक्ट्स एज लीविस एसिड।
जितने भी कैटाइंस हैं, चाहे वो यानी कि सोडियम पॉजिटिव कैटाइन है, पोटाशियम कैटाइन है, पोटाशियम पॉजिटिव, या कैल्शियम पॉजिटिव है, या कोई भी कैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है उसके पास क्या मतलब है उसका, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मेन चीज़ हमने देखनी होती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अवेलेबल है। तो कैटाइन जितने भी होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी कैटाइंस जो होते हैं वो बेसिकली लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। और रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयन एंड अमोनिया। अब अगेन जो है ना H पॉजिटिव क्या है, यानी कि एक कैटाइन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब वो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ठीक है, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे दे, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसके वैलेंस शेल में यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस वजह से उसको फिर हम क्या कहते हैं, H पॉजिटिव आयन। अब जाहिर है उसको इलेक्ट्रॉन की बड़ी शदीद जो है ना वो क्या है कि शिद्दत है उसे, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो फिर क्या करता है, फिर अमोनिया, अगर अमोनिया के करीब जो है ना ये H पॉजिटिव आए, H पॉजिटिव आयन आए, तो अमोनिया फिर अपने जो है ना लोन पेयर जो है इसके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, वो अपने शेयर करता है H पॉजिटिव आयन के साथ। और इस तरह जो है ना इसके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयन एंड अमोनिया वेयर H पॉजिटिव आयन एक्ट्स एज एसिड एंड अमोनिया एक्ट्स एज बेस। तो सेम अगेन अमोनिया यहाँ पे जो है ना अपने जो लोन पेयर है शेयर करेगा H पॉजिटिव आयन के साथ, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसे हम अडक्ट कहेंगे। अब देखिए मैंने जो है ना ये अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लें। अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम फिर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली NH4 पॉजिटिव बन गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो कि मैंने आप लोगों को नहीं समझाई, अगेन बता देता हूँ। ये डॉट एंड क्रॉस का क्या मतलब है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। ये डॉट और क्रॉस जो है ना, ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन है और क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, ये ब्लैक क्या है, ये डॉट है, और ये क्रॉस जो है ये जो ब्लू कलर में है, ये बेसिकली ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए जो है ना हमने ये डॉट एंड क्रॉस जो है ना वो क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेशन दी है हमने। सिमिलरली यहाँ पे बोरान के पास यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्रॉस है, क्रॉस की फॉर्म में, और बाकी जो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ब्लैक डॉट है। और फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो बेसिकली ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। सेम टू सेम ये जो डॉट एंड क्रॉस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ये सेम टू सेम ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। The product of any Lewis acid base reaction is a single species known as adduct. जब भी लीविस एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे यानी कि दोनों सब्सटेंसेस करीब करीब आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट करेगा बेसिकली वो एज अ लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम क्या है, अडक्ट, ठीक है। A neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond is adduct। यानी कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं जनरली देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि जब भी लीविस एसिड और लीविस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगी, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए वो आपस में लिंक होंगे, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे। सिंपली हमने रिजल्ट क्या निकाला, यानी कि जितना भी हमने ये लीविस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सी होती है। एसिड वो होता है यानी कोई भी सब्सटेंस विच हैज़ अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लीविस एसिड, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर हो या लोन पेयर हो उसके पास, ठीक है। उसके पास एक लोन पेयर भी हो सकता है, 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह यानी कि उसके पास अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एज अ लीविस एसिड लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। एंड एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ लीविस एसिड। यहाँ पे उन्होंने एक एम्प्टी ऑर्बिटल का जिक्र किया है। एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में जगह है इलेक्ट्रॉन की,
ठीक है। वैसे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास SPDF जो आप लोगों ने सब शेल पढ़े हैं उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी कि उसका कोई भी ऑर्बिटल जो अभी तक एम्प्टी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ सकते हों वैलेंस शेल के अंदर, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो एज अ लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लीविस एसिड और लीविस बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कुछ एग्जांपल हम फर्दर करने जा रहे हैं। लीविस एसिड के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल, कौन कौन से सब्सटेंसेस एज अ लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे और कौन कौन से सब्सटेंसेस एज अ लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ लीविस एसिड, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम्स हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, यानी कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl3 BF3। अच्छा, ये AlCl3 और BF3 जो है ना, ये तो एल्यूमिनियम और बोरान एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप से। जो केस मैंने आप लोगों को समझाया ना, ये बोरान का सेम केस जो है ना वो एल्यूमिनियम के भी है। तो AlCl3 और BF3 जो है ना, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और आगे FeCl3 की बात करें तो Fe की वैलेंस शेल में यहाँ पे आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये फेरिक क्लोराइड है FeCl3। तो फेरिक जो है ये बेसिकली +3 जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि वो अपने जो वैलेंस शेल वाले 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि FeCl3 का मतलब ये है कि Fe के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। The central atom in these molecules have only 6 electrons around them. Therefore, they accept electron pair to complete their octet. जब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो इस वजह से ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द सिंपल कैटाइंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जितने भी सिंपल कैटाइंस होते हैं, कम्प्लेक्स कैटाइन नहीं, सिंपल कैटाइन। कम्प्लेक्स कैटाइन जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होते हैं, बेसिकली जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो एक अलग सी जो है ना वो एक टॉपिक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सिंपल कैटाइन हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के कैटाइन है, सेकंड ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के कैटाइन है। ये सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं, ये सिंपल कैटाइन है। हैव लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कैटाइन्स लाइक H पॉजिटिव, मरकरी, ये हमारे पास सिल्वर पॉजिटिव है, सिल्वर पॉजिटिव हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड एक्ट्स लीविस एसिड। हमारे पास जो सिंपल कैटाइन है, लाइक जो फर्स्ट ग्रुप की कैटाइन है, सेकंड ग्रुप की कैटाइन है और थर्ड ग्रुप की कैटाइन है, ये जो है ये इनके अंदर लिटिल टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये जो सिंपल कैटाइंस होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के। जबकि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के कैटाइन होते हैं, वो बेसिकली उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, तो इस वजह से वो ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे, जबकि ये जो है ये वीक लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ लीविस बेसिस की। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ लीविस बेसिस, यानी कि लीविस बेसिस की एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल एट्सेट्रा। यानी कि अगर न्यूट्रल स्पीशीज़ में देखें कि ये कौन कौन सी बेसिस हो सकती हैं, तो उनके पास जो उनके सेंट्रल एटम होंगे उनके पास यानी कि एक लोन पेयर जो है ना मस्ट होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर, ठीक है। 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर मस्ट होना चाहिए। अगर उनके पास एक लोन पेयर होगा तो इसका मतलब है कि उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले अमोनिया की एग्जाम्पल आती है। उसके बाद अगेन जो है ना ये भी नाइट्रोजन ही है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये अमोनिया और ये क्या है, ये अमीन्स है, ठीक है। इनको अमीन्स कहते हैं या अमाइन कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जो है ना, अच्छा ये यहाँ पे जो आर लगा हुआ है, ये आर जो है ना ये कार्बन चेन है, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे आगे। और ये हमारे पास अल्कोहल्स हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, जबकि ये जो आर है ये क्या है, ये कार्बन चेन है। तो यहाँ पे अल्कोहल में आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस वजह से ये एज अ लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज आयंस और एनाइंस, या यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी आप कह सकते हैं, या जो नेगेटिवली चार्ज होता है यानी कि स्पीशी होती है उसको हम एनाइन कहते हैं, जिनकी एग्जांपल्स क्लोराइड हैं, साइनाइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, एक्ट्स एज अ लीविस बेसिस।
ऑलमोस्ट ज़ाहिर है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होंगे उनके पास तो होंगे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जो है ना वो लीविस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लोराइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Cn नेगेटिव है, इसके ऊपर भी यानी कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोक्साइड का मतलब है यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, तो इसका मतलब है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनशेयर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है समरी ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्रीनियस का, ब्रांस्टेड-लोरी का और थर्ड हमारे पास लीविस का कॉन्सेप्ट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट यानी कि इनके अंदर एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, बेस की डेफिनेशन क्या होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगी आगे। तो सबसे पहले आर्रीनियस का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें जो एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है, बेस वो होती है जो हाइड्रोक्साइड आयन्स देती है, और जो प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में देखें तो ये एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करे और बेस वो होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बनते हैं। इसके लिए यानी कि 2 सब्सटेंसेस का होना मस्ट है, तभी आपको पता चलेगा कि एसिड कौन एक्ट कर रहा है और बेस कौन एक्ट कर रहा है। लीविस में देखें तो लीविस जो है ना, इसमें जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर होता है, जबकि जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। और जो प्रोडक्ट बनती है फाइनल वो क्या होती है, अडक्ट होती है, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया इसी लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप लोगों को इन तीनों कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो यकीन करें कि आपको एसिडिटी और बेसिसिटी या किसी भी सब्सटेंस की जो नेचर है एसिडिक या बेसिक, उसको समझने में आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।